Hey everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In today's session, we are going to discuss the third SOP of Advanced Web Designing chapter and ये SOP भी काफ़ी ज़्यादा easy है. इसमें आपको कुछ CSS properties वगैरह का यूज़ करना है एंड बेसिक HTML टैग्स का यूज़ करके आप इन दोनों पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हो जो आपके इस SOP 3 में दिए गए हैं. ठीक है, so let us start reading the question and understand what exactly they have asked us to do. Okay, so SOP 3 says create a website using HTML and CSS code to design a web page as follows. The first web page will accept the name of the traveler, date of travel and telephone number. तो हमारा जो first web page है, it is going to accept the name of the traveler, date of travel and telephone number. इसका मतलब basically हमें क्या समझ में आता है, हम लोगों को एक फॉर्म क्रिएट करना है और उस फॉर्म में हम लोगों को यूज करने हैं हमारे इनपुट एलिमेंट्स सच एज नेम ऑफ द ट्रैवलर. इसका मतलब नेम इंसर्ट करवाने के लिए या नेम एक्सेप्ट करने के लिए हम इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट का यूज करते हैं, तो वो यूज करना है. उसके बाद डेट ऑफ ट्रैवल, इसका मतलब इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट का यूज करना है एंड टेलीफोन नंबर, इसका मतलब इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेल का यूज करना है. तो आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि अगर आपको कहा गया है कि इट विल एक्सेप्ट मतलब क्या, हम लोग एक यूजर इनपुट बना रहे हैं, यूजर के इनपुट को एक्सेप्ट करने वाली चीज क्या होती है, फॉर्म होती है, राइट. तो आपको एक फॉर्म बनाना है एंड उसमें ये 3 इनपुट एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना है. इट ऑल्सो हैज अ सबमिट बटन एज एन इमेज, इसका मतलब एक इमेज होना चाहिए विच इज गोइंग टू एक्ट एज योर सबमिट बटन. तो यहाँ पर हम इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज का यूज करेंगे. उसके बाद जो हमारा सेकेंड वेब पेज है इज गोइंग टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टर, टाइम, सीट नंबर एंड डेस्टिनेशन डिस्प्लेड वन बिलो द अदर. जब भी वो लोग कहते हैं वन बिलो द अदर डिस्प्ले करवाना है, तो या तो आप लोगों को यूज करना है ब्रेक टैग या आपको कोई लिस्ट क्रिएट करनी है. ये दो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए. पहले मोस्ट प्रोबेबली आपको इस टाइम पे लिस्ट क्रिएट करनी रहती है, बट उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि एज डिस्प्लेड, ओके, एज डिस्प्लेड बिलो. आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्लेड बिलो. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट किया. आप यहाँ पे देख सकते हो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्मेट में उन्होंने क्रिएट करके रखी है एंड इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें इस सेकेंड वेब पेज को भी डिजाइन कराना है. सो इट्स वेरी इजी. बस आपको सेकेंड वेब पेज पे क्या करना है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है. एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई भी बुलेट्स नहीं है, तो हम लोगों को टाइप जो है वो नॉन स्पेसिफाई करना रहेगा. ठीक है, उसके बाद हमारे जो दोनों पेजेस है दे शुड बी इंटरलिंक्ड, इसका मतलब हमें हाइपरलिंक्स का यूज करना है. क्रिएट एक्सटर्नल स्टाइल शीट विथ रेलेवेंट टैग्स, इसका मतलब हम लोगों को एक्सटर्नल सीएसएस का यहाँ पर यूज करना है. अब तक हम इनलाइन या इंटरनल का सीएसएस का यूज कर रहे थे एसओपी 1 या 2 में, बट इस एसओपी में हमें एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करना है. एंड मेंशन नहीं है कि कौन से टैग्स एक्सटर्नल सीएसएस से लिंक्ड होने चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे, हेडिंग टैग, बॉडी टैग या कोई भी रैंडम टैग्स एक्सटर्नल स्टाइल शीट से लिंक करवा सकते हो. तो हमें लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा एंड हमें एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट की अलग से फाइल बनानी पड़ेगी विच इज गोइंग टू बी ऑफ .css एक्सटेंशन एंड इट इज गोइंग टू बी सेव्ड इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, राइट. वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे हमें सेव करवानी पड़ेगी. सो ये सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन पढ़ के हमें फर्स्ट ग्लांस में समझ में आ जाती है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है. तो आप देख सकते हैं इट्स प्रीटी सिंपल एसओपी. इस चीज में, इस एसओपी में जो चीज जो थोड़ी ट्रिकी हो सकती है वो बस एक्सटर्नल सीएसएस का यूज हो सकता है, बट अगर आप एक्सटर्नल सीएसएस से फुल्ली थरो हो सो इट्स गोना बी प्रीटी सिंपल, राइट. सो हम हमारे एसओपी को शुरू करते हैं लिखना. ओके, सो फर्स्टली आई टॉक अबाउट योर एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल. अभी एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल जो रहती है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है कि वो उसे कभी बनाना चाहता है. इसका मतलब क्या है, कोई लोग अपनी एक्सटर्नल सीएसएस वाली जो फाइल रहती है उसे एट दी स्टार्ट बना देता है, मतलब एकदम शुरू करने से पहले, अपने फर्स्ट या सेकंड पेज को डिजाइन करने से पहले सबसे पहले एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल ही बना देते हैं. तो लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मेरे अकॉर्डिंग, ये थोड़ा इश्यू आता है कि आपको सोचना पड़ता है कि आप कौन से टैग्स इंसर्ट करोगे अपनी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल में एंड कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई करोगे. तो इसलिए आपको पहले थोड़ा सा सोचना पड़ता है एंड हो सकता है कि बाद में जाके आप वो टैग इंसर्ट करना भूल गए तो आपकी जो एक्सटर्नल सीएसएस है वो अप्लाई ही नहीं होगी. ठीक है, तो या तो आप सबसे शुरुआत में ही एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल बहुत लोग बना देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइमल्टेनियसली एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल बनाते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि आप नॉर्मली अपने टैग्स इंसर्ट करते जाते हो अपने जो भी डिजाइनिंग ऑफ द पेज है. इसका मतलब आप जो भी पेज डिजाइन कर रहे हो
नॉर्मली आप क्या करोगे, अपना जो पेज है उसे डिजाइन करते जाओगे, फिर आपने ऐसा कोई टैग इंसर्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने एक हेडिंग इंसर्ट की, तो उस टाइम पे इमीडिएटली आपको क्लिक हो सकता है कि हाँ, इस हेडिंग को मैं स्टाइलिंग अप्लाई कर सकती हूँ, एंड इस हेडिंग को स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए मूव टू एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल, एंड वहां पे मैं जो भी मेरी रिक्वायर्ड स्टाइलिंग है उसे कर दूंगी। ठीक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मली अपना एक पेज डिजाइन कर रहे हो, एंड पेज डिजाइन करते टाइम पे आपने एक हेडिंग इंसर्ट कर दी, रैंडमली हेडिंग इंसर्ट कर ली, उसके बाद आपने एक पैराग्राफ टैग इंसर्ट कर लिया, तो अब उस हेडिंग टैग को और इस पैराग्राफ टैग को आप स्टाइलिंग कर सकते हो, राइट। तो सिंस उन दोनों चीजों को आप स्टाइलिंग कर सकते हो, सो व्हाट यू विल डू इज साइमल्टेनियसली आपका जो फर्स्ट पेज का कोड रहेगा उसे लिखते लिखते आप अपनी एक्सटर्नल सीएसएस वाले फाइल पे आ जाओगे, एंड जो भी आपको स्टाइलिंग करनी होगी, जो आपको उस टाइम पे सूटेबल लग रही होगी, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपनी जो भी एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल है उसमें स्टाइलिंग अप्लाई करते हुए चले जाओगे, राइट। सो ये यूजुअली लोग करते हैं, एंड दिस इज व्हाट आई डू पर्सनली, एंड यहाँ पर भी मैं यही चीज करने वाली हूँ पर्सनली। मैं साइमल्टेनियसली एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल को डेवलप करूंगी, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो सकता है, ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है, और थर्ड ऑप्शन ये रहता है कि आप एट दी एंड अपनी एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल को प्रिपेयर करो, तो आपको आपके पास दोनों पेजेस रहेंगे, फर्स्ट पेज रहेगा, सेकंड पेज रहेगा, फिर आप दो ऐसे टैग्स को चुन सकते हो, क्योंकि सिंस मेंशन नहीं रहता है कि कौन से टैग को एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करना है एंड कहाँ कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करनी है एक्सटर्नल सीएसएस में, तो वो पूरा का पूरा आप पे डिपेंड रहता है। तो अगर आपने आपने दोनों पेजेस को डिजाइन कर लिया है, उसके बाद लास्ट में भी आप एक्सटर्नल सीएसएस फाइल क्रिएट कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको जो भी स्टाइलिंग चाहिए आप वो अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें अगेन एक छोटा सा प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई हो सकता है वो ये होगा कि पहली बार में जब आप अपना पूरा कोड लिखोगे एंड उसे लोड करोगे, तो आप देखोगे जो आपका आउटपुट रहेगा वो विदाउट एनी स्टाइलिंग रहेगा। फिर एक्सटर्नल सीएसएस लिखने के बाद आपको वापस उसको रीलोड करवाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपकी जो स्टाइलिंग है वो वापस से अच्छी तरह से पूरी हुई है कि नहीं, राइट। सो ये चीजें हो सकती है, इसलिए मैं जो है साइमल्टेनियसली अपना एक्सटर्नल सीएसएस फाइल भी डेवलप करती जाती हूँ। सो व्हाट आई डू इज, मेरा जो एसओपी शुरू करने से पहले ही मैं क्या कर लेती हूँ, मैं अपना एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ एंड उसे कंट्रोल एस कर देती हूँ, इसका मतलब सेव कर देती हूँ, एंड यहाँ पे मैं उसे सेव कर दूंगी एज style.css। मैं कोई भी नाम से उसे सेव कर सकती हूँ, ठीक है। जो भी आपको एक्सटर्नल सीएसएस का नाम लिखना है, बस आपको क्या करना है, नॉर्मल अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना है नोटपैड के, एंड आपको बस इसे सेव करके रखना है style.css, ठीक है। फिर आपकी नोटपैड के आपकी रिसेंट सेक्शन में वो दिखेगा, एंड अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे style.css लिखा है, एंड मैं यहाँ पे इसे सेव कर देती हूँ बिकॉज इट हैज टू बी saved in the text document, the type has to be text document, and मैंने बस सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको style.css दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, अपना नॉर्मली पेज डिजाइन करते जाओगे, एंड style.css में आपको जो भी एडिशंस करते जाने होंगे आप अकॉर्डिंगली कर सकते, ठीक है। तो ये एक काम बस मैं क्या करती हूँ, अपने एसओपी को शुरू करने से पहले ही कर देती हूँ, अगर जहां पर भी मुझे एक्सटर्नल सीएसएस यूज करने कहा रहता है, ठीक है। दिस इज द ओनली स्टेप दैट यू हैव टू डू, एंड बाकी हम लोग जैसे जैसे वेब पेजेस डिजाइन करेंगे वैसे वैसे हमारे एक्सटर्नल सीएसएस में भी ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पेज डिजाइन कर। Okay, so we'll start writing the code with basic HTML tags such as doctype HTML, and then I have declared the head section. I've also written the title as SOP3. Since we know that we are supposed to use external style sheet, so I am going to use the link tag over here in head section. तो हम लोगों को syntax पता है, मैं basically यहाँ पर link लिखूंगी, उसके बाद link लिखने के बाद यहाँ पे relation is equals to, यहाँ पे double inverted commas में आ जाएगा style sheet, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करूंगी, जहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ टेक्स्ट \cs, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल रहती है उसको हम लोग टेक्स्ट के जैसे ही सेव करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट \css मैं ऐसे लिखने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे लिखना href एट्रीब्यूट, जहाँ पे मैं मेरे एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली सीएसएस का जो फाइल का नाम है उसे स्पेसिफाई करूंगी। तो मैं यहाँ पे href लिख रही हूँ, और यहाँ पे मैं मेरे एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाले फाइल का नाम स्पेसिफाई करूंगी। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी ऐसे स्पेसिफाइड नेम नहीं दिया हुआ है कि मेरी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली फाइल है उसका नाम क्या होना चाहिए, ऐसा मुझे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से ले सकती हूँ। तो मैं इसलिए यहाँ पर स्टाइल ले रही हूँ, एंड हमें पता है कि हमारी जो एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल रहती है उसका जो एक्सटेंशन रहता है वो .css एक्सटेंशन रहता है,
तो यहाँ पे मैं यहाँ पर इसलिए .css एक्सटेंशन लगा दूंगी एंड मेरा जो लिंक टैग है वो यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, सिंस मुझे एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करना था, मैंने लिंक टैग को ओपन किया और सिंटैक्स के अकॉर्डिंग मैंने रिलेशन या रिलेट वाला एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया, जहाँ पे इज इक्वल्स टू डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमें स्टाइल शीट ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ता है। देन उसके बाद टाइप एट्रीब्यूट में टेक्स्ट /css लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो एक्सटर्नल CSS वाली फाइल रहती है उसे हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करते हैं। एंड देन उसके बाद href लिखने के बाद हमारा जो भी एक्सटर्नल CSS वाली फाइल का नाम है उसे यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंड जो मेरा एक्सटेंशन होगा दैट इज गोइंग टू बी .css, क्योंकि मेरी जो एक्सटर्नल CSS वाली फाइल रहती है वो .css एक्सटेंशन से सेव्ड रहती है। और हमें पता है कि हमारा जो लिंक टैग है वो एक एम्प्टी टैग है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग देने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद मैं यहाँ पे हेड सेक्शन को क्लोज कर दूंगी एंड साथ ही में बॉडी सेक्शन को ओपन कर दूंगी। तो मैं बॉडी सेक्शन में चाहूँ तो कोई बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर सकती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर देती हूँ पिंक। ठीक है, उसके साथ मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट पेज है दैट इज गोइंग टू बी अ फॉर्म, जहाँ पे हम लोगों को ट्रैवलर की जो भी डिटेल्स है उसे एक्सेप्ट करना है, राइट, कि नेम क्या होने वाला है ट्रैवलर का, डेट ऑफ ट्रैवल क्या होने वाली है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है। तो सिंस हमारा फर्स्ट पेज जो रहेगा वो एक फॉर्म रहने वाला है, तो यहाँ पे मुझे फॉर्म टैग डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड मैं फॉर्म को नेम दे देती हूँ डिटेल्स, ये नेम दे देती हूँ मैं मेरे फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो कोई हेडिंग स्पेसिफाई कर सको, जैसे मैं यहाँ पर हेडिंग स्पेसिफाई कर रही हूँ डिटेल्स ऑफ द ट्रैवल। सो अब सिंस यहाँ पे मैंने एक हेडिंग इंसर्ट कर दिया है तो मुझे क्लिक होता है इंस्टिंक्टली कि इस हेडिंग को मैं स्टाइलिंग अप्लाई कर सकती हूँ। तो इनलाइन CSS अप्लाई तो मैं करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंस मुझे एक्सटर्नल CSS का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टाइलिंग दे सकती हूँ अलग से। सो व्हाट आई डू इज सिंपली आई गो ऑन style.css एंड जो भी मुझे h1 को स्टाइलिंग देनी होगी, जैसे मैं अपने फॉन्ट का कलर स्पेसिफाई कर सकती हूँ, बॉर्डर ऐड कर सकती हूँ, जो भी मुझे हमारे h1 में स्टाइलिंग देनी है अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंसेस मैं वो style.css में जाके ऐड कर दूंगी। हम जानते हैं कि style.css में हमें कोई भी एडिशनल HTML टैग्स नहीं लिखने पड़ते, इसका मतलब बॉडी सेक्शन, हेड सेक्शन वगैरह कुछ भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली ऑल यू हैव टू डू इज यहाँ पर आप जाओगे, अपना सिलेक्टर लिखोगे एंड जो भी आपको CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है आप वो डायरेक्टली मेंशन करते जाओगे एंड वो अप्लाई होती जाएगी, राइट। तो आप अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कोई भी एक दो CSS प्रॉपर्टी जो आप चाहो वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर रही हूँ, सो आई वांट द बैकग्राउंड कलर टू बी स्काई ब्लू, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद आई वांट की जो मेरी फॉन्ट की स्टाइल है दैट शुड बी इटैलिक्स, तो वो भी यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मेरी जो फॉन्ट की स्टाइल है दैट शुड बी इटैलिक्स। उसके बाद आई वांट की जो मेरा फॉन्ट है उसका कलर जो है वो पर्पल होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दूंगी एंड देन आई सिंपली राइट पर्पल। आई वांट कि जो मेरी फॉन्ट है, इसका मतलब जो मेरी हेडिंग है, ऑफ कोर्स इट शुड हैव अ बॉर्डर, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर पे आ जाऊंगी एंड देन आई स्पेसिफाई द बॉर्डर टू बी ऑफ सॉलिड। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो मेरी टेक्स्ट है इट शुड बी अलाइंड टू द सेंटर, मतलब जो मेरी हेडिंग है वो सेंटर में अलाइन होनी चाहिए, तो मैं टेक्स्ट हाइफन अलाइन वाली प्रॉपर्टी का यूज करूंगी। So I'll simply write text hyphen align and then put a semicolon and यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सेंटर। सो ये सारी जो CSS प्रॉपर्टीज है वो मैं इंसर्ट करना चाहती थी, ऐसी स्टाइलिंग में अपनी हेडिंग को देना चाहती थी, तो वैसे अकॉर्डिंगली मैंने मेरे जो भी CSS प्रॉपर्टीज है उसे मेंशन कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी CSS प्रॉपर्टीज आप चाहो वो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो विल कम बैक टू आवर कोड। हमने यहाँ पे हेडिंग को यहाँ पे डिजाइनिंग दे दिया। विल कम बैक टू आवर कोड, मतलब हम हमारे फर्स्ट पेज के कोड पे आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे बॉडी का बैकग्राउंड कलर पिंक ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए कि आपके जो दोनों पेजेस है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक होना चाहिए, तो एक ऑल्टरनेटिव ये भी होता है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली जाओगे, बिकॉज बॉडी सेक्शन तो ऑब्वियसली आपको दोनों पेजेस पर लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करने से अच्छा आप यहाँ पर जो style.css है वहां पर भी अपना यहाँ पे बॉडी टैग को सिलेक्टर लेके बैकग्राउंड कलर जो है वो स्पेसिफाई कर सकते थे। द ओनली डिफरेंस कुड हैव बीन कि यहाँ पर आपको CSS प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता था, इसका मतलब बैकग्राउंड हाइफन कलर इज टू पिंक का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि आपके जो दोनों वेब पेजेस आप डिजाइन करने वाले हो वो पिंक कलर के बैकग्राउंड के साथ आ जाते थे। अगर आपको दोनों का बैकग्राउंड अलग रखना है तो इट्स अप टू यू, आप कहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हो। आप चाहते तो यहाँ style.css में भी अप्लाई कर सकते थे।
ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे style.css में नहीं लिख रही हूँ, मेरे बॉडी में यहाँ पर जो मैंने लिखा है बीजी कलर उसे ही रहने दे रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम हमारे कोड पे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट पेज है उसकी डिजाइनिंग कंटिन्यू करते हैं। ये करने के बाद हम हमारी जो बेसिक टैग्स है फॉर्म के, जैसे कि हमारा जो इनपुट टैग है अलोंग विद ऑल दी इनपुट रेस्ट्रिक्शंस दैट वी हैव एंड इनपुट एलिमेंट्स जो हमें यहाँ पे इनक्लोज करने हैं वो कर लेंगे। तो पहले हमें चाहिए कि हम लोगों को नेम ऑफ द ट्रैवलर एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब यूजर को अपना नाम एंटर करना होगा जो भी ट्रैवलर रहेगा। इसके लिए हम एक लाइन स्पेसिफाई कर दें, दैट इज एंटर द नेम ऑफ द ट्रैवलर। सो आई विल क्विकली राइट दिस। उसके बाद हमें पता है कि हम इनपुट टैग को ओपन करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेंगे एंड सिंस हम लोगों को नेम एक्सेप्ट कराना है तो हमें एक लाइन का टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिख दूंगी। उसके बाद नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ट्रैवलर स्पेसिफाई कर देती हूँ। ठीक है, ये करने के बाद हम ब्रेक टैग, इनपुट टैग को क्लोज कर देंगे एंड देन उसके बाद ब्रेक टैग लगा देंगे, राइट। क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो फॉर्म है वो वर्टिकली डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब जो सारी चीजें हैं फॉर्म के जो एलिमेंट्स है वो सारे वर्टिकली डिस्प्ले होने चाहिए। इसलिए हर एक इनपुट टैग लिखने के बाद ब्रेक टैग लगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप ब्रेक टैग स्पेसिफाई नहीं करोगे तो आपके जो भी फॉर्म के एलिमेंट्स होने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी डिस्प्लेड इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक टैग स्पेसिफाई कर दिया। अभी नेम ऑफ द ट्रैवलर के बाद हम लोगों को यहाँ पे एंटर करवाना है डेट ऑफ ट्रैवल। सो हम यहाँ पे क्विकली लिख देंगे एंटर द डेट ऑफ ट्रैवल एंड सिंस हमें यहाँ पे डेट एंटर कराना है तो हम यहाँ पर डेट वाले इनपुट एलिमेंट का यूज करेंगे। इसका मतलब हम लोग इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट का यूज करेंगे, जो कि एक डेट पिकर को डिफाइन करता है जो ईयर मंथ एंड डे स्पेसिफाई करने के लिए यूजफुल रहता है, राइट। सो हम इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट लिख देंगे एंड यहाँ पे नेम में हम लोग कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे डेट ऑफ ट्रैवल के लिए मैं यहाँ पे डॉट लिख दे रही हूँ, राइट। एंड देन इनपुट टैग को क्लोज कर देंगे एंड वापस से एक ब्रेक टैग इंसर्ट कर देंगे। ये करने के बाद जो हमारा दूसरा चीज जो हमें एक्सेप्ट करवानी है वो टेलीफोन नंबर। तो हम लोग यहाँ पे क्विकली लिख देंगे कि हम लोगों को टेलीफोन नंबर इंसर्ट करवाना है, तो हम लिख देंगे एंटर द टेलीफोन नंबर ऑफ द ट्रैवलर। सो एंटर द टेलीफोन नंबर ऑफ द ट्रैवलर। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे अगर हम लोगों को टेलीफोन नंबर इंसर्ट करवाना रहता है या एक्सेप्ट करवाना रहता है हमारी यूजर से, तो हम इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेल का यूज करते हैं। और इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेल में जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट रहता है या इनपुट रेस्ट्रिक्शन रहता है वो रहता है हमारा पैटर्न, जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस फॉर्मेट में एग्जैक्टली हम मोबाइल नंबर चाहते हैं। और हम चाहें तो हम एक प्लेस होल्डर इंसर्ट कर सकते हैं जो एक आइडिया देता है यूजर को कि किस फॉर्मेट में एग्जैक्टली आपको अपना टेलीफोन नंबर इंसर्ट करवाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं पैटर्न लिखूंगी इज इक्वल्स टू डबल इनवर्टेड कॉमास में। तो आपको पता है कि हम लोग पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो हमारे डिजिट्स है उन्हें स्पेसिफाई करते हैं। इसका मतलब जो मेरे डिजिट्स है दे आर गोइंग टू बी फ्रॉम 0 to 9। तो जो हमारी लिमिट है उसे मैं किस में स्पेसिफाई करूंगी, जो मेरी स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसमें स्पेसिफाई करूंगी, राइट। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस में क्या करती हूँ, कर्ली ब्रेसेस में मैं हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स को स्पेसिफाई करी। जैसे सिंस हम इंडियन रेसिडेंट्स है तो हम लोग हमारे मोबाइल नंबर के पहले 91 इंसर्ट करते हैं, तो वो 2 डिजिट का नंबर रहता है, राइट। सो इसलिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में क्या करूंगी, 2 ऐसा स्पेसिफाई कर दूंगी। तो आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट रहता है वो आपका लिमिट स्पेसिफाई करता है कि डिजिट्स कहाँ से लेकर कहाँ तक होने चाहिए। सो डिजिट्स कैन बी फ्रॉम 0 to 9 एंड कितने डिजिट्स होने चाहिए, यहाँ पे 2 डिजिट्स होने चाहिए, जो हमारा यूएसडी कोड रहता है बेसिकली। जैसे इंडिया का 91 है वैसे ही फॉर्मेट में मुझे मेरा जो नंबर है वो चाहिए, राइट। उसके बाद मुझे चाहिए कि एक डैश होना चाहिए, एक हाइफन होना चाहिए, तो वो भी मैंने इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद वापस से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स इंसर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो मेन मोबाइल नंबर है अब मुझे वहां पे वो इंसर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे वापस से 0 to 9 लिख दूंगी एंड उसके बाद वापस से कर्ली ब्रेसेस में मैं लिखूंगी 10। क्यों 10? बिकॉज यहाँ पे अभी मेरे पास 10 डिजिट्स होने चाहिए, राइट। तो इस फॉर्मेट में मुझे मेरा जो टेलीफोन नंबर है वो चाहिए, ठीक है। अगर आपको पैटर्न अभी भी अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रहा है या आपको पैटर्न में कुछ भी डिफिकल्टी है कि कैसे क्या इंसर्ट किया जाता है, पैटर्न कैसे लिया जाता है,
या आपको कोई भी इनपुट रेस्ट्रिक्शन, कोई भी इनपुट एलिमेंट में अभी भी कोई भी डिफिकल्टी आ रही है जब आप एसओपी सॉल्व कर रहे हो, तो मैंने मेरे जो भी इनपुट एलिमेंट और इनपुट रेस्ट्रिक्शंस के वीडियो है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो जाना और वापस से उनको रिवाइज कर लेना बिफोर सॉल्विंग द एसओपी, सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड अगेन। ठीक है, ये सारे जो भी एट्रीब्यूट्स है और इनपुट एलिमेंट्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन्हें अच्छी तरह से याद रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद पैटर्न एज वेल। तो हमारा ये जो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेल है उसका काम कंप्लीट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इनपुट टैग को क्लोज कर दूंगी। इनपुट टैग क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेक टैग इंसर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारी को जो भी सारे इनपुट एलिमेंट्स इंसर्ट करने के लिए कहे थे वो सारे इनपुट एलिमेंट्स यहाँ पे हम इंसर्ट कर चुके हैं। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ रेस्ट्रिक्शंस अगर इंसर्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट जैसे मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि अननेसेसरीली कोड को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, इसलिए यहाँ पे मैं कोई भी एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस इंसर्ट नहीं कर रही हूँ। आई होप आपको यहाँ तक जो भी हमने कोड लिखा है वो अच्छी तरह से क्लियर होगा। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हम बेसिकली क्या किए, जो भी बेसिक HTML टैग्स है वो लिखे। उसके बाद सिंस हम लोगों को एक्सटर्नल CSS का यूज करना है तो मैंने लिंक टैग को स्पेसिफाई किया, जहां मैंने रिलेट एट्रीब्यूट लिखा या रिलेशन एट्रीब्यूट लिखा। जो हमारे सिंटैक्स होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टाइल शीट लिखा जाता है। देन टाइप एट्रीब्यूट में हमारी जो वैल्यू है वो टेक्स्ट \CSS होने वाली है, क्योंकि हम हमारी एक्सटर्नल CSS की फाइल को टेक्स्ट टाइप में सेव करते हैं। एंड जो मेरा href होगा, इसका मतलब यहाँ पे मैं मेरी जो एक्सटर्नल CSS वाली फाइल है उसका नाम लिखूंगी, दैट इज गोइंग टू बी स्टाइल। मैंने सोचा कि मैं स्टाइल लिखूंगी क्योंकि क्वेश्चन में एज सच कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि आपकी एक्सटर्नल CSS फाइल का नाम क्या होना चाहिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे जो एक्सटेंशन होता है वो हमेशा CSS रहता है। एंड सिंस हमारा जो लिंक टैग रहता है वो एक एम्प्टी टैग रहता है, इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, तो मैं बॉडी सेक्शन पे आ गई एंड बॉडी सेक्शन में मैंने पिंक कलर का बैकग्राउंड स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म नेम, यहाँ पे मैंने फॉर्म टैग खोला है क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो फर्स्ट पेज है वो एक फॉर्म होने वाला है। सो मैंने फॉर्म को नेम दे दिया है डिटेल्स, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी है डिटेल्स ऑफ द ट्रैवलर, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। उसके बाद जो भी हमें इंसर्ट करने के लिए कहा था, जैसे नेम ऑफ द ट्रैवलर, तो नेम इंसर्ट करने के लिए हम इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी एडिशनल इनपुट रेस्ट्रिक्शंस नहीं ऐड किए हैं। उसके बाद हमें डेट ऑफ द ट्रैवल इंसर्ट करने के लिए कहा था, तो यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट को यूज किया है। उसके बाद एंटर द टेलीफोन नंबर ऑफ द ट्रैवलर, जिसके लिए मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेल का यूज किया। एंड अगर आप टेल यूज कर रहे हो तो पैटर्न यूज करना मैंडेटरी हो जाता है। तो पैटर्न में यहाँ पे आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स रहते हैं वो लिमिट स्पेसिफाई करते हैं, एंड जो आपके कर्ली ब्रेसेस रहते हैं वो क्या स्पेसिफाई करते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ डिजिट्स वहां पे एंटर करने। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर कहा गया है कि हमें नॉर्मल सबमिट बटन नहीं क्रिएट करना है, इंस्टेड एक इमेज होनी चाहिए जिसे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाना चाहिए। तो सिंस अभी यूजर को पता नहीं है कि इस इमेज को क्लिक करना है फॉर्म को सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं एक लाइन इंसर्ट कर दे रही हूँ विच विल प्रॉम्प्ट द यूजर टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर इमेज टू सबमिट द फॉर्म, या वो इन्फॉर्म करेगा यूजर को कि आपको इस इमेज को क्लिक करना है अगर आपको फॉर्म को सबमिट करना है। तो अगेन ये एक ऑप्शनल है। हम जानते हैं कि अगर हमें एक ऐसी पिक्चर इंसर्ट करवानी है या एक ऐसी इमेज इंसर्ट करवानी है जो कि सबमिट बटन जैसे एक्ट करनी चाहिए, तो हम इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर वही स्पेसिफाई कर देती हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज, और यहाँ पे जो आपका इमेज है दैट शुड नॉट बी IMG बट इट शुड बी फुल IMAGE, राइट। तो वो हम लोगों ने स्पेसिफाई किया। एंड सिंस हम लोग एक इमेज इंसर्ट करवा रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि हमें सोर्स इंसर्ट करवाना रहता है। तो हम कैसे सोर्स इंसर्ट करवाएंगे, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि कैसे सोर्स इंसर्ट किया जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन एनी ऑफ द सर्च इंजन, आपको जो भी इमेज चाहिए उसे सेव कर लेना है, एंड उसके बाद आपने जो भी फोल्डर में उसे सेव किया रहेगा वहां पे जाइए, माई फाइल्स में जाइए, उस फोल्डर पे जाइए, वहां पे राइट क्लिक कीजिए उस इमेज पे, एंड जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज सेक्शन में जो एड्रेस आता है उसे कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपने उस इमेज का जो भी नाम सेव किया होगा, जो आपने उस एड्रेस को कॉपी किया है उसे पेस्ट कीजिए, एंड उसके बाद एक बैकस्लैश इंसर्ट करके जो भी नाम से आपने उस इमेज को सेव किया होगा उस नाम को वहां इंसर्ट करके डॉट लगा के पीरियड कैरेक्टर लगा के जो भी आपका एक्सटेंशन है, अगर JPG है तो JPG, PNG है, GIF है, जो भी एक्सटेंशन से आपने सेव किया है उसे भी लिख लीजिए, एंड योर सोर्स विल बी डन। तो हम यहाँ पे सोर्स इंसर्ट कर लेते हैं जो मेरा इमेज है। तो यहाँ पे मैंने सोर्स इंसर्ट कर दिया है। सोर्स इंसर्ट करने के बाद सिंस ये हमारे एक इमेज है, हम इसकी हाइट एंड विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग हाइट एंड विड्थ जो भी रखना चाहो वो यहाँ पे लिख सकते हो।
ठीक है। सो हमारी जो भी फॉर्म के एलिमेंट्स हमें यहाँ स्पेसिफाई करने थे वो सारे एलिमेंट्स हम स्पेसिफाई कर चुके हैं, तो मैं फॉर्म को क्लोज कर दूंगी। अब हमने सक्सेसफुली फॉर्म तो बना दिया है, बट मैं फॉर्म टैग के आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जो कॉमन मिस्टेक्स है यूजुअली जो लोग करते हैं फॉर्म बनाते टाइम पे, वो यही होती है कि जब भी वो इस इनपुट टैग को यूज करते हैं, यहाँ पे वो इस इनपुट टैग की क्लोजिंग दे देते हैं, जो कि बिल्कुल भी देना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम इनपुट टैग की क्लोजिंग ऐसे नहीं देते हैं कभी भी, तो यहाँ पे ये क्लोजिंग देने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो ये एक कॉमन मेड मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, इसलिए आई थॉट कि आपको बता देना चाहिए। तो दिस वाज इट। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस हम लोगों को हमारी जो भी पेजेस है उनको हाइपरलिंक करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे एंकर टैग को यूज करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग को स्पेसिफाई कर दूंगी। क्यों मैंने एंकर टैग स्पेसिफाई किया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि बोथ द पेजेस शुड बी इंटरलिंक्ड, एंड बोथ द पेजेस शुड बी इंटरलिंक्ड का यही मतलब होता है कि हमें हाइपरलिंक का यूज करना है। तो href में हम लोग क्या लिखते हैं, href में हम उस पर्टिकुलर पेज का नाम लिखते हैं, दैट शुड बी कनेक्टेड और दैट शुड बी हाइपरलिंक। तो सिंस हमने अभी तक जो सेकंड पेज है उसे बनाया नहीं है, ऑब्वियसली हमारी जो लिंक है वो वर्क नहीं करेगी, बट एज सुन एज वी क्रिएट द सेकंड पेज, हमारी जो लिंक है इट विल स्टार्ट वर्किंग। सो आई हैव डिसाइडेड कि मेरा जो पेज 2 है उसका नाम, मतलब जो मैं सेकंड पेज क्रिएट करूंगी उसका नाम मैं page2.html ही देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने page2.html ही लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं एंकर टैग को क्लोज कर दूंगी। एंड सिंस हम लोग जानते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक लाइन रहनी चाहिए या कुछ वर्डिंग्स रहनी चाहिए जिसको क्लिक करने के बाद यू शुड बी नेविगेटेड टू सेकंड पेज, तो वो वर्डिंग्स या लाइन में यहाँ पे स्पेसिफाई करो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्लिक हियर टू व्यू द जर्नी डिटेल्स। तो एज सुन एज आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन आई विल बी नेविगेटेड टू माय सेकंड पेज। उसके बाद यहाँ पे सिंस हमारा जो एंकर टैग रहता है वो एक कंटेनर टैग रहता है, मैं एंकर टैग को भी क्लोज कर दूंगी। एंड विद दिस हमने हमारा जो फर्स्ट पेज है उसे डिजाइन कर लिया है, तो मैं यहाँ पे बॉडी सेक्शन को भी क्लोज कर दूंगी एंड साथ ही साथ HTML वाले टैग को भी क्लोज कर दूंगी, राइट। सो हमारा जो फर्स्ट पेज है वो डिजाइन हो चुका है। आई होप आपको जो फर्स्ट पेज की डिजाइनिंग है वो अच्छी तरह से एकदम समझी होगी। इट्स प्रीटी इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सारी वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उस टाइम पे हमने सारी चीजों को कैटेगराइज कर दिया था, तो हमने टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा था, तो उस टाइम पे बहुत इजी था सारी चीजें ग्रास्प करना। और जब हम साथ में एक साथ इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारी चीजें, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बट आप जैसे जैसे पढ़ोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड, इट्स गोना बी रियली रियली सिंपल एंड एट द सेम टाइम आपको मजा भी आने वाला है। ठीक है, तो हम हमारा जो फर्स्ट पेज है उसका आउटपुट देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ आवर फर्स्ट वेब पेज लुक्स लाइक। इसका मतलब जो हमारा पेज 1 है वो ऐसा दिख रहा है, एंड यू कैन सी कि वो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। जो भी हमने डिटेलिंग्स की थी, इसका मतलब जो भी मैंने CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी हमारे एक्सटर्नल CSS में, दैट इज मुझे यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर चाहिए था ब्लू, जो कि होना चाहिए वो स्काई ब्लू बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दिख रहा है। मेरी जो फॉन्ट का कलर है वो मुझे पर्पल चाहिए था, जो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद एक बॉर्डर आनी चाहिए थी, वो भी काफी क्लियरली विजिबल है। इट शुड बी द सेंटर ऑफ द पेज, वो भी दिख रहा है। एंड जो मेरी फॉन्ट स्टाइल है वो इटैलिक्स होनी चाहिए थी, सो वो भी यहाँ पे क्लियरली हेडिंग में दिख रही है। इसका मतलब हमारा जो लिंक टैग है वो बिल्कुल सही से वर्क किया, हमारा जो एक्सटर्नल CSS है वो काफी सही से यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब हम हमारी फॉर्म पे आ जाते हैं। तो फॉर्म पे हमने जो पहली चीज है वो लिखी थी, हमारी जो हेडिंग है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद हमारी जो फॉर्म है उसमें हमने जो पहली चीज लिखी थी वो था नेम ऑफ द ट्रैवलर। तो यहाँ पे आप कुछ भी नेम स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने कुछ भी इनपुट रेस्ट्रिक्शंस नहीं दे रखे कि विड्थ क्या होनी चाहिए, साइज क्या होना चाहिए आपके टेक्स्ट बॉक्स का, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू कैन एंटर, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन मैंने दे नहीं रखा है। तो जितना नंबर और मतलब जितना बड़ा आप नेम देना चाहते हो उतना बड़ा नेम यहाँ पर आप दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे हितिका लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डेट वाला इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाई किया था, जो कि ऑफकोर्स एक डेट पिकर इंसर्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक डेट पिकर इंसर्ट हो गया, एक कैलेंडर इंसर्ट हो गया, जिसके जरिए आप कोई भी डेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, एंड इट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्मेट DDMMYYY, राइट। सो उसके बाद हमें यहाँ पे टेलीफोन नंबर इंसर्ट करना था। तो सिंस हमने यहाँ पे ये जो हमारा टेल वाला इनपुट एलिमेंट है वहां पे हम लोगों ने इनपुट रेस्ट्रिक्शन डाला था पैटर्न का, तो अगर मैं जो हमने पैटर्न डाला है उस रिक्वायर्ड पैटर्न में अगर मेरा फोन नंबर इंसर्ट नहीं करती हूँ एंड मेरे फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करती हूँ, तो वो सबमिट नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक एरर आ रहा है और हमें कहा जा रहा है प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो until and unless I'm not writing it in that specified format, जो मैंने यहाँ पे नोटपैड में अपनी कोडिंग लिखते वक्त लिखा है,
तब तक मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, राइट। सो मुझे उस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सो मैं कोई भी फॉर्मेट लिख सकती हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे 91 लिखना था एंड आई एम एंटरिंग अ रैंडम नंबर, ठीक है। यहाँ पे देयर हैज टू बी अ हाइफन, ठीक है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे आप एक प्लेस होल्डर दे दीजिए या कहिए, जिससे आपके यूजर्स को पता चले कि आपका रिक्वेस्टेड फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली जो आपका यूजर है उसे आपका कोड तो नहीं पता है कि आपने क्या फॉर्मेट इंसर्ट किया है। यहाँ पे तो हमने ही कोड लिखा था, हम ही यूजर थे, इसलिए मुझे जो भी फॉर्मेट है जो मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई किया था वो पता था, तो मैंने अकॉर्डिंगली नंबर इंसर्ट कर दिया। बट अगर आप प्लेस होल्डर इंसर्ट नहीं करेंगे तो आपका जो यूजर है उसे रिक्वेस्टेड फॉर्मेट पता ही नहीं चलेगा एंड वो अकॉर्डिंगली इंसर्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए प्लेस होल्डर को इंसर्ट करना वुड बी अ सेफर ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी रैंडमली नंबर इंसर्ट कर दिया एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक स्टेटमेंट इंसर्ट किया था। बेसिकली ये स्टेटमेंट इंसर्ट करने का पर्पस यही था कि मैं यूजर को बता सकूं कि आप इस इमेज को क्लिक करोगे तभी जाके आपका जो फॉर्म है दैट इज गोइंग टू बी सबमिटेड, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैं इस इमेज पे लेकर जा रही हूँ मेरा कर्सर, तो मेरा जो कर्सर है वो हैंड के सिंबल में चेंज हो जा रहा है, विच सिग्निफाइज हमारी जो हाइपरलिंक है वो करेक्टली वर्क करने वाली है। सो एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर इमेज, आप देख सकते हो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है, राइट। ऑल द डिटेल्स हैव वैनिश्ड व्हिच क्लियरली स्टेट्स दैट माय फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। इसका मतलब हमने जो फर्स्ट वेब पेज डिजाइन किया है वो एकदम अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। हाउएवर हमारी जो हाइपरलिंक है वो भी वर्क नहीं करेगी, बिकॉज अब तक हमने page2.html क्रिएट नहीं किया। तो जैसे मैं इस हाइपरलिंक को क्लिक करूंगी, वहां पे एक एरर मैसेज आएगा कि पेज नॉट फाउंड, इट मे हैव बीन डिलीटेड और मूव, ऐसा कुछ एरर मैसेज आएगा, ठीक है। तो हम जैसे ही page2.html क्रिएट कर लेंगे, मैं हमारी जो हाइपरलिंक है वो एक्टिव जाएगी एंड देन मैं आपको इसका आउटपुट दिखा दूंगी, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट पेज की डिजाइनिंग अच्छी तरह से समझी होगी। अब हम लोग हमारा सेकंड जो पेज है उसे डिजाइन कर लेते हैं। सो आई हैव कम बैक टू नोटपैड फॉर दिस, बट मैं क्या करूंगी, page1.html में जाऊंगी और ये जो मेरी बेसिक टैग्स थे ना, यहाँ तक मैं इसे एज इट इज कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ, बिकॉज आई वांट द सेम स्टाइलिंग टू बी अप्लाइड। सो मैं यहाँ पे आऊंगी, कॉपी करूंगी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। मैंने मेरा जो टाइटल है उसे भी सेम रखा है। अभी वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर ओवर योर इज दैट कि यहाँ पे सिंस आपको मेंशन नहीं है कि आपको कौन सी पेज को एक्सटर्नल सीएसएस से कनेक्ट करना है, इट इज अ सेफर ऑप्शन कि आप दोनों वेब पेजेस डिजाइन कर रहे हो, उन दोनों को एक्सटर्नल सीएसएस से कनेक्ट कर लो, ठीक है, या रिलेट कर लो बेसिकली। तो आप क्या करोगे, बस एक ही टाइम कोड लिखने वाले हो एंड उसके बाद सेकंड वेब पेज जब डिजाइन करोगे तब एवरीथिंग्स गोना रिमेन सेम, बिकॉज हमें सेम ही एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट जो है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस फाइल जो है उससे ही रिलेट करवाना है। तो ऑब्वियसली वापस से तो कोई कोड लिखने नहीं वाला है, और यू हैव टू डू इज कॉपी पेस्ट द थिंग्स, राइट। ये हो गया। अब हमें पता है कि हमें हमारे जो सेकंड वेब पेज है उसमें क्या करना है, वहां पर हम लोगों को एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, ओके सॉरी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। एंड हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टर, सीट नंबर, डेस्टिनेशन, ये सारी चीजें जो है उसे लिखना है यहाँ पे। तो हम लोग क्विकली लिख लेते हैं। सो बॉडी सेक्शन में आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर भी एक हेडिंग इंसर्ट कर रही हूँ एंड मैं मेरी हेडिंग लिख रही हूँ जर्नी डिटेल्स। ये सब चीजें इसलिए कर रही हूँ ताकि इसे भी एक्सटर्नल सीएसएस की जो भी स्टाइलिंग है वो सारी चीजें अप्लाई हो सके। उसके बाद यहाँ से मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना चालू करूंगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमें क्रिएट करने आता है। यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं कोई भी बुलेट स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी इनलाइन सीएसएस वगैरह लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी बुलेट स्पेसिफाई ही नहीं करना है, राइट। सो मैं जस्ट नॉर्मली मेरा जो यूएल टैग है उसे डिक्लेयर करूंगी एंड उसके बाद एलआई टैग पे आ जाऊंगी। एलआई टैग लिखने के बाद जो भी मेरे लिस्ट आइटम्स है उसे मैं यहाँ पर लिखती चली जाऊंगी, ठीक है। जो हमारा पहला लिस्ट आइटम है दैट इज नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर, जो कि है एयर एशिया। तो मैं एज इट इज जैसे वहां पर लिखा है उसी फॉर्मेट में उसे लिख दूंगी, ठीक है। सो यू कैन डू दिस एंड ऐसे ही करते करते हम सारे लिस्ट आइटम्स को यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। सो मैंने सारे लिस्ट आइटम्स उसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में जैसे हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड थे या मेंशन थे उसी ऑर्डर में यहाँ पर लिख दिया है। एंड सिंस हमारा ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला टैग है वो एक पेड या कंटेनर टैग है, सो ऑफ कोर्स इट्स नेसेसरी कि मुझे यहाँ पे इसे क्लोजिंग देनी है, राइट। अब बॉडी सेक्शन को क्लोज करने से पहले हम जानते हैं कि हमारे जो दोनों पेजेस है वो इंटरलिंक्ड होने चाहिए। तो आप किसी एक पेज पे हाइपरलिंक इंसर्ट करो, ये भी चलेगा, या आप दोनों पेजेस पर हाइपरलिंक इंसर्ट करोगे, सो दैट विल आल्सो डू। तो यहाँ पर मैं दोनों पेजेस पर हाइपरलिंक इंसर्ट कर रही हूँ एंड href में ऑब्वियसली मेरा जो page1.html है उसका एड्रेस आने वाला है। एंड उसके बाद आप कोई भी यहाँ पे लाइन इंसर्ट कर सकते हो जिसको क्लिक करने पर यू शुड बी नेविगेटेड टू योर वेरी फर्स्ट पेज।
मैं यहाँ पर क्लिक योर टू व्यू द जर्नी डिटेल्स ऐसा करके एक स्टेटमेंट मेंशन कर दिया है। आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि हमारा फर्स्ट पेज इज ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ द जर्नी, राइट। सो यहाँ पे क्लिक योर टू व्यू द जर्नी डिटेल्स वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो बॉडी सेक्शन है उसे क्लोज कर देंगे एंड हम लोग हमारा जो HTML है उसे भी क्लोज कर देंगे। तो विद दिस वी हैव डिजाइन्ड अ सेकंड वेब पेज एज वेल। अभी बात आती है कि आपकी जो सेकंड पेज है उसमें हम लोगों ने सिर्फ जो हेडिंग टैग है उसे ही स्टाइलिंग दी थी हमारे एक्सटर्नल CSS में। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ H1 को ही स्टाइलिंग दी गई है। तो हम लोग यहाँ पर चाहे तो इस अनऑर्डर्ड लिस्ट वाले टैग को भी कुछ स्टाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो बॉडी वाले टैग को भी स्टाइलिंग दे सकते हो, उसे भी सिलेक्टर बना सकते हो। यहाँ पर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट वाले टैग को सिलेक्टर बना रही हूँ एंड कुछ CSS स्टाइल्स अप्लाई करवा रही हूँ जो कि यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल। मुझे सिंस ज्यादा कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर उन्होंने हमारा जो सैम्पल आउटपुट है वो हमारे सामने हमें दे रखा है एंड वहाँ पे कुछ ज्यादा अप्लाई किया हुआ नहीं है CSS प्रॉपर्टीज, जैसे कोई बैकग्राउंड कलर या ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। सो जब भी आपको कुछ ऐसा समझ में नहीं आए, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट आप फॉन्ट साइज इंसर्ट कर दिया करो बिकॉज दैट्स नॉट गोना मेक एनी मच डिफरेंस। सो मैंने फॉन्ट साइज इंसर्ट कर दिया 45 पिक्सेल्स का एंड अगर मैं आउटपुट देख रही हूँ तो वो मुझे काइंडा थोड़ा इटैलिक स्टाइल जैसा लग रहा है। सो मैं बस फॉन्ट स्टाइल इटैलिक्स इतना ही इंसर्ट कर दे रही हूँ एंड दैट्स ऑल अबाउट माय एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो ये मेरी एक्सटर्नल CSS वाली फाइल जो है वो भी रेडी हो चुकी है एंड इसे हमें वापस से सेव एज करने की जरूरत नहीं है, बट यस आपको सेव जरूर करना है। सेव एज हम कब करते हैं, जब हम पहली बार हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बना रहे रहते हैं तो हमने जो भी चीजें लिखी रहती है उसे हम सेव एज करते हैं। बट अगर आप हमारे जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ वापस से लिख रहे हो, उसमें कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसे सेव कर रहे हो बिकॉज अगर आप ये अभी सेव नहीं करते थे तो हमारी कोई भी एक्सटर्नल CSS की स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई नहीं होती थी, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेव दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ये सेव करने के बाद आप हमारा जो सेकंड वेब पेज है उसे भी सेव कर सकते हो एंड आई हैव सेव दिस पेज एज page2.html। आई एम गोइंग टू सेव दिस पेज एज page2.html। अब हमारी जो भी स्टाइलिंग वाइलिंग हमें जो भी करनी थी वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। नाउ लेट अस सी द आउटपुट ऑफ आवर सेकंड पेज। ओके, सो दिस इज आवर आउटपुट। आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी मैंने अच्छी से स्टाइलिंग अप्लाई किया था एक्सटर्नल CSS के जरिए, जो हमारी फर्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग को स्टाइलिंग अप्लाई हुआ था वो सारी सेम स्टाइलिंग यहाँ पर भी अप्लाई हो गई है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट में चाहिए था वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। अभी यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने कोई बुलेट स्पेसिफाई नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल मेक। आप लोगों को याद नहीं रहता है कि अगर आप कोई भी बुलेट का टाइप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो बुलेट आता है वो डिस्क रहता है, ठीक है। अगर हमें कोई भी बुलेट नहीं चाहिए तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग नन स्पेसिफाई करें, ठीक है। इसी की वजह से मैं आपको दिखाना चाहती थी प्रैक्टिकली एंड इसी की वजह से मैंने यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया बिकॉज दिस इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक दैट पीपल टेंड टू मेक। एंड वो क्या करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे उन्हें क्या लगता है कि नन है ना, नन है इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यूएल टैग में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी बुलेट नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हो तो आपका जो बुलेट है वो बाय डिफॉल्ट डिस्क आता है। अगर हमें कोई बुलेट्स नहीं चाहिए तो हमें नन वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती, ठीक है। तो इसी के लिए मैं वापस हमारे नोटपैड पे आ जा रही हूँ एंड नोटपैड के आने के बाद यहाँ पे मैं मेरे टाइप एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई कर रही हूँ एंड यहाँ पे नन लिख रही हूँ। बट हम जानते हैं कि हमारा जो HTML5 है वो बुलेट्स को सपोर्ट नहीं करता है, सर्कल एंड स्क्वायर वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हमें इनलाइन CSS यूज करना पड़ता है। बट अगर आप चाहो तो नन वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हो डायरेक्टली अपना टाइप एट्रीब्यूट यूज करके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और चेंज किया था, स्मॉल चेंज किया था। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रैवल डिटेल्स कर दिया था। अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पे जर्नी डिटेल्स लिखा हुआ था, मैंने इसे चेंज करके यहाँ पे ट्रैवल डिटेल्स कर दिया बिकॉज आवर फर्स्ट पेज इज ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ द ट्रैवलर और ट्रैवल, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सेव करती हूँ, सेव करना मत भूलना। नाउ कम बैक टू आवर आउटपुट एंड मैं इसे रिफ्रेश कर दूंगी। अभी आप देख सकते हो हमारे जो भी बुलेट्स है वो डिसअपियर हो गए हैं एंड दिस इज हाउ वी वांट आवर आउटपुट टू बी, ठीक है। आई होप आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। आपको अगर नन चाहिए, इसका मतलब कोई भी बुलेट नहीं चाहिए, तो आपको टाइप एट्रीब्यूट में नन वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कोई भी नहीं लिखोगे तो आपके बुलेट्स नहीं आएगा। अगर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपका बुलेट है दैट इज गोइंग टू बी डिस्क, ठीक है। ये मिस्टेक मत करना
एंड दिस इज हाउ आवर सेकंड पेज लुक्स लाइक। आप देख सकते हो प्रॉपर्ली डिजाइंड है। अब हम हमारी जो ये हाइपरलिंक है उसे भी टेस्ट कर सकते हैं बिकॉज हमारे दोनों जो पेजेस है वो डिजाइन हो चुके हैं। सो एज सुन एज आई विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक आई विल बी नेविगेटेड टू द फर्स्ट पेज जो कि है डिटेल्स ऑफ द ट्रैवलर, राइट। सो यू कैन सी एंड यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगी आई विल बी नेविगेटेड टू द सेकंड पेज। तो अभी यहाँ पे डिफर करता है, आपको हाइपरलिंक दोनों पेज पे इंसर्ट करने भी कह सकते हैं या फिर वो आपको एक पेज पे भी इंसर्ट करने के लिए कह सकता है। सो इट्स कंप्लीटली अपॉन यू, बट इफ यू वांट आप अपने कॉलेज फैकल्टी से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि वो कैसे चाहते हैं कि आप दोनों पेजेस पे इंसर्ट करें या एक ही पेज पे इंसर्ट करें। बोथ ऑफ देम वुड डू एक्चुअली, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद अस थर्ड एसओपी एज वेल। आई होप आपको थर्ड एसओपी भी अच्छी तरह से समझा होगा। बहुत ज्यादा इजी है, एज आई टोल्ड सारा थ्योरी चीजें ही है जो यहाँ पे बेसिकली हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं टुगेदर, ठीक है। तो अगर आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है एंड आपको क्विकली रिमेंबर होता है या याद होता है कि आपको कौन सा इनपुट एलिमेंट या रेस्ट्रिक्शन यूज करना है, सो एसओपीज जो है या जो आपका प्रैक्टिकल सेशन है प्रोग्रामिंग का पार्ट है, इट्स नॉट गोना बी टफ फॉर यू गाइस एट ऑल, ठीक है। सो थ्योरी से क्लियर रहो एंड एसओपीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। सो ओके, and yes, I have provided the PDF of the code as well as of the output in the description box below. Do check it out for your reference. Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends, and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye-bye. Take care.